पीएम आवास पर पीएम से हुई सीएम की मुलाकात। करीब आधा घंटा तक हुई दोनों की चर्चा। किसान आंदोलन सहित कई अन्य मुद्दों पर हुई बातचीत। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा। बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाने पहुंचे किसान। 27 नवंबर को आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। रेवाड़ी के बावल को सीएम ने दी सौगात। 3 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। 14 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बावल में किया गया था विकास रैली का आयोजन। लिंग अनुपात में बढ़ोतरी पर सीएम ने दी देशवासियों को बधाई। कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है असर। लिंग अनुपात पहुंचा 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। गुरुग्राम में सेक्टर 37 में नमाज स्थल पर फिर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। स्थानीय लोगों में कुछ शरारती तत्व भी शामिल। पंचकुला में युवक ने की बुजुर्ग की पिटाई। सरेराह बरसाई बुजुर्ग पर लाठी। वीडियो में कैद हुआ मामला। और फतेहाबाद में जान जोखिम में डालकर पढ़ने जा रही छात्राएं। बस पर लटकती छात्राओं का वीडियो हुआ वायरल। बिगड़गांव का बताया जा रहा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेरा देश मेरा गांव की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। पीएम आवास पर करीब आधा घंटा तक ये मुलाकात हुई, जिसमें किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पीएम से मिले सीएम करीब आधा घंटा इस दौरान चर्चा की गई और तमाम मुद्दों को इस चर्चा में शामिल किया गया। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। बता दें कि इस दौरान पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई, जो करीब आधा घंटा तक चली। मौके पर किसान आंदोलन समेत कई और भी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई, वहीं दूसरे मुद्दों को भी चर्चा में शामिल किया गया। दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की गई। आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। जहां किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ किसान रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों की रणनीति पर अपना जवाब देने में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, जहां रेवाड़ी के बावल में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं सीएम ने विकास रैली के जरिए जिलावासियों को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। वहीं सीएम की विकास रैली बावल के नई सब्जी मंडी में आयोजित की गई थी। बता दें कि रैली में सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कई दूसरे मंत्री भी मौजूद नजर आए। तो वहीं विकास रैली के संयोजक सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की। इस दौरान सीएम ने जनता का आभार भी जताया। वहीं बावल अनाज मंडी में जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भर्तियों में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। होटल है उसके वास्तव में वो साथ में नाम दिया गया है, क्योंकि जैसा बताया कि 19 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, या उनका उद्घाटन किया गया है और या उनका शिलान्यास किया गया है और 223 करोड़ के ये सब प्रोजेक्ट हैं, जो कितनी बड़ी राशि के सारे प्रोजेक्ट, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बढ़ते आगे, जहां देश में लिंग अनुपात में सुधार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देशवासियों को बधाइयां दी हैं। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरियाणा की धरती पानीपत से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के फलस्वरूप भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा पहुंच गई है। देश में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं होने पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं।
वहीं कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को योजनाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि केंद्र सरकार समाज के व्यक्ति के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ हर आमजन तक समय पर पहुंचे, ये सरकार का प्रयास है। बता दें कि सांसद ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे में किए जाने वाले विस्तार की समीक्षा भी की। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने मौके पर कहा कि कुरुक्षेत्र में सरकार की तरफ से जितने भी विकास कार्य और बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, उन सभी को निर्धारित समय में पूरा होना चाहिए। सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित विकास कार्यों पर फोकस रखें ताकि कोई भी विकास कार्य में देरी न हो। मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक थी जिसमें लगभग 30 आइटम को रखी गई थी। अलग अलग डिपार्टमेंट की सभी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं नीचे तक चल रही हैं, उन सबका रिव्यू किया गया कि उनका लाभ नीचे तक मिले और जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आती है या कोई समस्या आती है, उस समस्या का समाधान हो और विकास की गति तेज गति से चले। हमारे पार्लियामेंट के नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में सिस्टमेटिक कमेटी ऐसे तो मंथ होती है, लेकिन ये 2 महीने का जो कोविड का टाइम था उसके अंदर लगभग जो 36 एजेंडे थे उनके ऊपर सब पे बातचीत हुई और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें निकल के आई कि जो डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रही है, जो MP लैंड फंड है जो अकाउंट में जाता है वो काम हुआ कि नहीं हुआ। उसके साथ जितनी भी हमारे आदि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, सभी योजनाओं पर देखा जाए तो काम किस प्रकार से हो रहा है उसमें क्लियर कहा गया है। जिन अधिकारियों का ठीक प्रयोग नहीं किया या उनके पास फंड आगे पहुँच नहीं पड़ा नहीं। और अगली खबर बहादुरगढ़ से, जहां भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की ओर से बुलाई गई किसान महापंचायत हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। इस दौरान BKU उग्राहा के सूबा प्रधान जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने किसान महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। जोगेंद्र उग्राहा ने महापंचायत में ऐलान किया कि जब तक सरकार उनके मांग पत्र का जवाब नहीं देती तब तक दिल्ली मोर्चों पर संघर्ष जारी रहेगा, घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये महापंचायत कृषि कानूनों की वापसी के जश्न के लिए है। महापंचायत में उमड़ी भीड़ में जोश और जुनून भी था तो अनुशासन भी नजर आया। जिंदाबाद। फिर दोबारा आवा मैं जो देश होवे पंजाब, मेरा देश होवे पंजाब। सानू वोट है ते भावें लखां ने अजमाए हां। वहीं संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी का अनुसूचित मोर्चा समस्त प्रदेश में संविधान गौरव अभियान शुरू करने जा रहा है, जो 26 नवंबर यानी आज से आगामी 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बीजेपी के मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा से कुछ खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए आपको सुनवाते हैं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित मोर्चा संविधान गौरव अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान 26 नवंबर से शुरू होकर आगामी 6 दिसंबर तक चलेगा। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर हरियाणा में। धन्यवाद रवि जी। सर ये बताएं कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस संविधान गौरव अभियान के अंदर, किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या कुछ इसकी बेसिक की हाईलाइट्स रहेंगी? देखिए रवि जी, भारतीय जो इतिहास है उसके अंदर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर है। 1949 26 नवंबर को
हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, उसकी मान्यता हो गई। और इस संविधान के जो मुख्य निर्माता थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। हम ऐसा मानते हैं कि मुख्य जो उसमें चीज़ें शामिल की गई उनके सुझाव से या उनके नेतृत्व में ही वो सब शामिल की गई। 6 दिसंबर उनका निर्वाण दिवस होता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसको हम पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर जाकर के इस संविधान की क्या क्या चीजें हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस देश के प्रति क्या सोच थी उसको हम लोगों के बीच में लेकर के जाएं। जो हमारा संविधान है दुनिया में सबसे अच्छा संविधान है, जो भारत का लोकतंत्र है दुनिया में सबसे अच्छा लोकतंत्र है और वो हमारे संविधान के कारण से ही है। जगह जगह हर जिले में हर मंडल में हमारा जो अनुसूचित जाति मोर्चा है पार्टी का वो इस विषय को लेकर के जा रहा है ताकि हम देश के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच है उसको आम जनता तक लेकर के जाएं, ये हमारी योजना है। मौलिक अधिकारों की तो बात होती है, लेकिन जब कर्तव्य परायणता की बात आती है तो उसमें काफी हद तक नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल। असल में क्या है, हर व्यक्ति ये मानता है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उसका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको हमें क्या करना है, सोशली उसको क्या करना है। तो दोनों चीजों का तालमेल कि हमें अपने अधिकारों का मांगना तो वो हमारा जायज बनता है, संविधान के हिसाब से जो हमारी अधिकार हैं उसको मांगना है, लेकिन देश और समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य क्या है उसके लिए भी जागरूक करना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सामाजिक योगदान के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। केवल नियम कानून और संविधान के हिसाब से ही अगर चीजें चलेंगी तो हम जिस दिशा में आगे देश को बढ़ाना चाहते हैं, मोदी जी का जो सपना है या देश के ऋषि मुनियों का जो सपना है या डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जो सपना है उसको पूरा करने का तभी हम सफल हो पाएंगे जब इस देश के लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। इसलिए उनको कर्तव्यों की जानकारी देना और उनके अधिकारों की जानकारी देना यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर ये बताएं कि आज जो है वो किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। बहुत संख्या में किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर से रवाना हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये ऐलान किया जा चुका है और बाकायदा केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी इन कृषि कानूनों के बिलों को वापस लेने की मंजूरी मिल चुकी है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जिस उद्देश्य को लेकर के कुछ किसान जत्थेबंदियां, किसान आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे, मुझे लगता है उसका अब औचित्य नहीं रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा मन करते हुए, हालांकि देश के ज्यादातर किसान ये चाहते थे कि जिन नियमों कायदे कानूनों के हिसाब से या खेती के जो नियम बने हुए हैं उसके कारण से किसान केवल कर्जई होता रहा, उसके जीवन में सुधार नहीं आया। कोई भी सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं ले पाई जो संविधान के अंदर कोई नई व्यवस्था करके कानून बना करके किसानों की हालत को सुधारने के लिए योजनाएं बनाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो योजनाएं बनाई थी, लेकिन इससे शायद हमारी ही कमी रही। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उन कुछ किसानों को इस मामले में सहमत नहीं कर पाए, उनको समझा नहीं पाए, तो ऐसा मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस ले लिए। और जो किसान आंदोलनकारी नेता है उनका भी यही कहना था कि हम इस आंदोलन को समाप्त कर देंगे। 3 जो तो उनके द्वारा तथाकथित जो काले कानून उन्होंने कहा था, हालांकि इसमें काला कुछ नहीं था, कि हम उनको वापस ले लेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे, हम इस आंदोलन को उसी दिन समाप्त कर देंगे। तो जो हम पहले कह रहे थे कि इस आंदोलन के पीछे कोई किसानों की समस्याओं का निदान करना नहीं है, निदान तो इन कानूनों से होगा, लेकिन कुछ लोग जो अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, वो अभी भी इस आंदोलन को किसी और बहाने से चला के रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी राजनीतिक हित पूर्ति कर सके। तो मेरा फिर आपके चैनल के माध्यम से उन सब किसान आंदोलनकारी जो नेता हैं उनसे प्रार्थना है कि आपकी मांग को मान लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अब इसको आंदोलन को आगे चलाने का कोई चिंता नहीं, जनता भी इस बात को जानती है, तो इसको समाप्त कर देना चाहिए। सर, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के बाद किसानों को भी देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा जताकर किसान आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बात अब पंचकुला की करेंगे, जहां एक युवक ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें युवक बुजुर्ग को लाठी से पीटते हुए कैद हुआ। बता दें कि ये वायरल वीडियो पंचकुला के सेक्टर 11 का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
तो पंचकुला का ये पूरा मामला, जहां सेक्टर 11 का ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि इस वीडियो में एक युवक, ये जो तस्वीरों में आपको युवक दिख रहा है, जिसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं इस युवक ने इस बुजुर्ग पर बेरहमी से लाठियां बरसाई थी। ये तस्वीरें जो वीडियो जो निकल करके सामने आया था, इसमें वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसी युवक ने इस बुजुर्ग पर लाठियां बरसाई थी, जिसका ये वीडियो निकल करके सामने आया था। हालांकि क्या वजह रही इस मारपीट की, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने बुजुर्ग की पिटाई की थी, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला के सेक्टर 11 का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें युवक बुजुर्ग को लाठी से पीटते हुए कैद किया गया। ये तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं वो साफ तौर पर ये बेरहमी की तस्वीरें। बढ़ते आगे, जहां पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करने पहुंचे। बता दें कि सरकार 2 दौर की मीटिंग में बनी सहमति पर भी मुकर गई थी, जिसको लेकर वोकेशनल टीचर्स सीएम मनोहर लाल के आवास का घेराव करने पहुंचे। वहीं वोकेशनल टीचर्स ने अब यह ऐलान किया है कि महाआंदोलन आगे जारी रहेगा। वहीं गुरुवार की रात को वोकेशनल टीचर्स ने मोबाइल की लाइट जलाकर रोष प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली में वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान नरेश आर्य ने पंचकुला पहुंचकर अपनी टीम के साथ हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का समर्थन भी किया। पहले दौर की मीटिंग हुई, उसमें सारी चीजें फाइनल हो गई थी। दूसरे दौर की मीटिंग हुई, उसमें सारे प्रोजेक्ट तैयार हो गए थे, सारे बजट तैयार हो गए थे, और उन बजटों को हमारे साथ लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी चंडीगढ़ गए थे। और चंडीगढ़ में हमारे जितने सारे अधिकारी प्रोजेक्ट तैयार हो गए थे, सारे बजट तैयार हो गए थे, और उन बजटों को हमारे साथ लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी चंडीगढ़ गए थे। और चंडीगढ़ में हमारे जितने सारे अधिकारी थे, सभी ने बैठ करके वहां मीटिंग की थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर सरकार ने अपना पांव पीछे खींचा। मैं सरासर ये कहता हूं कि सरकार की सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। ये लापरवाही सरकार ना करे। अगर ऐसे सरकार लापरवाही करेगी तो वोकेशनल टीचर्स इस ग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। 2% चंडीगढ़ कूच होगा, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं आ जाएगा। पहले दो बढ़ते आगे, जहां रोहतक जिले में एक जागरूक शिक्षक ने अपने 5 रुपए के हक की लड़ाई 5 साल तक लड़ी। आखिरकार उसे सफलता भी मिल गई। बता दें कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण ने शहर के स्टोर पर कड़ा जुर्माना लगाया। आयोग ने स्टोर पर 5 रुपए को 9% ब्याज के हिसाब से चुकाने सहित केस में खर्च हुए 5,000 रुपए भी शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है। स्टोर के खिलाफ शिक्षक ने नापतौल विभाग में शिकायत से लेकर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में भी केस दायर किया था। 3-4 दिन बाद शिकायत सर ये 2016 से चली हुई थी। 2016 में नॉर्मली घर का सामान लेके आते रिलायंस फ्रेश से, तो ऐसे ही रेगुलर कस्टमर हूं मैं, तो घर आके सामान लेके आया था, तो बिटिया ने लिस्ट वैसे ही चेक कर ली थी, तो उसमें 5 रुपए का जो था फर्क था बिलिंग में। तो पता लगते ही मैंने कॉल करी रिलायंस पे, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। उसके बाद मैं खुद गया 2-3 बार स्टोर पर, तो कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैंने इनकी कंप्लेंट जो वेट एंड मेजरमेंट में की, उन्होंने दूसरे-तीसरे दिन ही यहाँ पर आकर करा, तो बिलिंग ठीक मिली और इनका जो था 30,000 रुपए ऑन स्पॉट फाइन करा। टोहाना विधानसभा के गांव चिल्लेवाल से दलित समाज के परिवार को जमीन खाली करवाने का मामला सामने आया है, जहां इस बात को लेकर दलित समाज के लोगों ने डांगरा रोड स्थित लघु सचिवालय के सामने सड़क जाम की। बता दें कि इस दौरान लघु सचिवालय के मुख्य की ओर से बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया। प्रदर्शनकारियों द्वारा मोटरसाइकिल और गाड़ी को रास्ते में खड़ा किया गया। वहीं वाहनों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ समय बाद उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
और फरीदाबाद की 16वीं हरियाणा सॉफ्टबॉल सीनियर स्टेट प्रतियोगिता कैमरी हिसार में आयोजित की गई। बता दें कि इसमें पुरुष वर्ग में फरीदाबाद टीम ने रजत पदक हासिल किया। वहीं टीम कोच नवीन कौशिक और पारस गौड़ ने बताया कि जीत टीम की लगातार मेहनत और लगन का परिणाम है। वहीं ब्रिगेडियर चंदन सिंह अकादमी के योगेश चहल, बॉबी गौड़, सागर डागर, पारस गौड़, मोहन, दीपक सिंह टीम के खिलाड़ी मौजूद नजर आए। बता दें कि इस दौरान पुरुष वर्ग में फरीदाबाद टीम ने रजत पदक हासिल किया। वहीं टीम कोच नवीन कौशिक और पारस गौड़ ने बताया कि ये जीत टीम की लगातार मेहनत और लगन का ही परिणाम है। हम मौजूद हैं पृथला विधानसभा के पनहेड़ा खुर्द गांव में, जहां पर हरियाणा सॉफ्टबॉल स्टेट प्रतियोगिता में जो टीम है वो मेडल लेके आई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज पारस गौड़ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका सफर रहा है और इस मेहनत में, इनकी मेहनत के साथ में किन किन लोगों का साथ रहा है। पारस जी, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। पारस जी, बात करेंगे आपके सफर की, जो इस मुकाम तक, स्टेट लेवल तक आप पहुंचे हैं। किस तरह का संघर्ष और मेहनत आपकी रही है? संघर्ष तो बहुत रहते हैं, क्योंकि नया गेम है, इंडिया में से अभी कोई जानता नहीं है। बाकी वैसे ओलंपिक में है और एशियन गेम्स में है। अभी हमारी टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। बाकी हमारी मेहनत इस तरह से है भाई, हमने शुरुआत करी थी गांव में बच्चों को इकट्ठा करने की, फिर वहां से हमने आगे आगे टीम बनाई है। धीरे धीरे उसमें से कुछ बच्चे छांटे जा रहे हैं। आगे अब हम स्टेट पे जाते हैं, नेशनल खेल, मैं कई बार नेशनल खेल के आ चुका हूँ। एक बार बेसबॉल में इंटरनेशनल मलेशिया गया हुआ था मैं, तो वहां पे हमने देखा कि भाई उनके और हमारे गेम में बहुत फर्क है, क्योंकि वहां पे बच्चों को खिलाया जाता है, छोटे बच्चों को। हमारे यहाँ पे लगभग हम एजड खेलते हैं, लगभग 18 साल से 19 साल से। वहां 4 साल से बच्चे होते हैं ना, जो 4 साल से तैयारी करवा दी जाती है। तो हमारा सरकार से ये मानना है कि भाई सरकार भी इस गेम में साथ दे, क्योंकि नया खेल है भारत में। क्रिकेट को छोड़ के और भी खेल हैं, सरकार केवल क्रिकेट पे ध्यान देती है। अगर क्रिकेट की जगह इस पे भी ध्यान दे तो जरूरी नहीं है कि भाई ओलंपिक में ही मेडल आए, हम एशियन में भी मेडल ला सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम भी हैं और नेशनल्स भी हैं, सारे गेम्स में है। अच्छा, अब की बार आपकी टीम रजत पदक लेकर आई है, उम्मीद है हमें कि आप गोल्ड तक जाके रुकें। और कितनी मेहनत आगे बढ़ने वाली है आपकी? मेहनत अब लगातार आगे हो रही है। अभी हमारे गांव का ग्राउंड है वो बहुत खराब हो रहा है जी, इस वजह से प्रैक्टिस ना होने के कारण सिल्वर पदक से हम संतोष करना पड़ा। अगर आगे हमारे ग्राम पंचायत और आगे सरकार साथ देती है तो हम निश्चित ही गोल्ड ही लेकर। और अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां लगभग 2 साल बाद आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार मेले में ब्रिटेन जहां पार्टनर कंट्री होगी, वहीं 21 साल बाद जम्मू कश्मीर मेले का थीम स्टेट होगा। फिलहाल 23 देशों ने हिस्सा लेने के लिए संपर्क किया है और विदेश मंत्रालय से पुष्टि होने के बाद इनकी हिस्सेदारी पर भी मोहर लग जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी के अनुसार इस बार का मेला पिछले मेलों के मुकाबले और भी बेहतर होगा। देखिए, हमारी तैयारियां अभी हमने तैयारियों को ग्राउंड पे रिव्यू किया है और हम बिल्कुल राइट पेस मेंटेन किए हुए हैं और सभी तैयारियों को 15 जनवरी तक हम पूरी कर लेंगे और 4 फरवरी से जब मेला लगेगा तो इसका स्वरूप इस बार पिछले वर्षों से और बेहतर हो, उस पर हम पुरजोर कार्य करेंगे। अगली खबर फतेहाबाद से, जहां छात्राओं को बस पर लटककर पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। दरअसल छात्राओं को पढ़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। बता दें कि आदमपुर से फतेहाबाद आने वाली बस पर लटकती छात्राओं का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं ये वीडियो गांव बीघड़ का बताया जा रहा है, जिसमें बसों की कमी के चलते छात्राएं बसों की खिड़कियों पर लटक कर जा रही हैं। कई रूटों पर ऐसे ही हालात बने हुए हैं। और पानीपत में लगातार कलयुगी मां बाप का पाप खामियाजा
पाप का खामियाजा भुगत रहे हैं मासूम। दरअसल हाल ही में एक 11 महीने की बच्ची को लावारिस छोड़ने का मामला सामने आया, जिसका इलाज सिविल अस्पताल में पिछले 42 दिनों से जारी है। बता दें कि पिछले 6.5 साल में माता पिता ने 17 बेटियों और 8 बेटों को ठुकरा दिया। इनमें से 4 बच्चों की मौत भी हो गई, जबकि अन्य बच्चों को सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने जीवन दान दे दिया और उन्हें कैथल के शिशु घर भेजा गया। वहीं इन दिनों बच्चों के गुनहगार आरोपी का पता नहीं लग पा रहा है। बता दें कि मामलों को एंट्रेंस बताकर जांच बंद कर दी गई है। बता दें कि नारी तो नारायणी उत्थान समिति के अध्यक्ष सविता आर्य ने बच्चों को लावारिस हालत में फेंक देने वाले माता पिता की धरपकड़ के लिए सीएम विंडो और पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की है। मुझे पता लगा था कि ये पिछले 40-42 दिन से ना एक लड़की बच्ची 10-11 महीने की ना सिविल हॉस्पिटल में है। उसको सिटी थाना वालों ने मिली होगी वो सिटी थाना को, और जब से ये सिविल हॉस्पिटल में है बच्ची, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। और मैंने कई दिन पहले एक सीएम विंडो में भी एक मैंने शिकायत दी थी कि काफी दिन से पिछले 5 साल से है ना 28-30 बच्चे हैं जो नवजात शिशु जो मिले हैं लावारिस। उसके लिए पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और कितने दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके लिए मैंने सीएम विंडो को और एसपी पानीपत को एक लिखित शिकायत भी दी थी। तो फिर मैं इस बच्ची को देखने के लिए आई थी। अभी सिटी थाना में जाके पता करूंगी कि इस बच्ची के माँ बाप को अभी तक उन्होंने क्यों नहीं ढूंढा। ये बेसिकली अगर कोई ऐसा बच्चा कोई हॉस्पिटल में छोड़ जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हैं तुरंत उसको, और उसको ट्रीटमेंट करते हैं अगर उसको रिक्वायर्ड मेडिकल रिक्वायरमेंट। और जब तक कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसके लिए फाइनल प्रबंध नहीं करती तब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले भी कई बार उनको बच्चा कोई ऐसा मिलता है तो उसको मेडिकल नीड होती है तो हमारे पास एडमिट करवाते हैं, तो उसको पूरी मेडिकल और दूसरी केयर पूरी यहाँ दी जाती है जब तक हमारे पास बच्चा रहता है। उसके बाद जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसके लिए कोई ना कोई उसका फाइनल प्रबंध कर देती है उसको कहाँ रहने का। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look.